इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, उसकी खूबियों की और उसकी खामियों की। साथ ही चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे और अलग अलग सेशन में वरिष्ठ चिकित्सकों से बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बने और आम लोगों को उसका लाभ मिले। साथ ही जो जिज्ञासाएं होंगी, सवाल होंगे, उसका जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हमारे एक तीसरे जो हमारे साथ में दो मेहमान हैं, उनके साथ एक और तीसरे जुड़ने वाले हैं, वो 5 मिनट बाद हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तब तक हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो जिससे पहले कि मैं अपने अतिथियों का परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं आयुष्मान योजना के संदर्भ में भी करेंगे और चिंतन करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के। लेकिन जो इस सेशन हो रहा है, विजय मिश्रा जी आपका स्वागत है, मंच पर आए। तो ये जो सेशन हम करने वाले हैं ये छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से इतर थोड़ा सा होगा और ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं होगा, ये भारत के संदर्भ में भी नहीं होगा। ये जो विषय है ये वैश्विक है। विचार ये है, जैसे मेरे साथ अब तीसरे मेहमान जुड़ गए डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी, तो हम तीनों अतिथियों का परिचय कराएंगे। तो उस विजय शंकर मिश्रा जी होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी डीएम गैस्ट्रो हैं, हरेंद्र मोहन शुक्ला जी पंचकर्म के प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ तीनों का एक परिचय और भी है। एक संयोग ऐसा है कि तीनों मेहमान सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय हैं। विजय मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। कुलदीप सोलंकी जी एक सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ उसके प्रदेश संयोजक हैं जी। और हरेंद्र मोहन शुक्ला जी भी आयुर्वेद के विभिन्न संगठनों में पदाधिकारी हैं। तो बात यह है कि इनके तीनों की पद्धतियां अलग अलग हैं और मेरी तरफ दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर हरेंद्र मोहन शुक्ला और कुलदीप सोलंकी जी, बहुत प्रेम है आपस में। और वो प्रेम जो है वो हम लोग कई बार टीवी पैनल में जब डिस्कस करते हैं वो देख चुके हैं। उसका प्रारंभ जब हुआ, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा कि मैंने अपनी पत्नी का जो इलाज है वो तुलसी से किया, हल्दी से किया, नींबू के जूस से किया। तो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने उनको एक नोटिस भेजा और उनसे कहा कि $100 मिलियन दो। तो मैंने अभी देखा आपने 850 करोड़ रुपए मांगे थे, अभी डॉलर का भाव बढ़ गया है। आपको कुछ मिला कि नहीं मिला वहां से? आप भी लीजिए वो। तो चर्चा का प्रारंभ हम इसी से करेंगे कि 3 पैथियां हैं। 3 विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर हरेंद्र मोहन जी हैं, विजय शंकर जी हैं और कुलदीप सोलंकी जी हैं। होम्योपैथी वाले हैं, आयुर्वेदिक वाले हैं और एलोपैथी वाले हैं। तीनों का तरीका अलग है, तीनों के विचार भी अलग हैं, लेकिन जो तीनों का मकसद है वो एक है, वो है लोगों की सेवा करना। अभी कुछ दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत सरकार ही नहीं पूरे दुनिया में एक प्रयोग हो रहा है। आप देखेंगे कि एम्स में एक आयुष विभाग है जहां एलोपैथी की भी ओपीडी लगती है, आयुर्वेदिक की भी लगती है, होम्योपैथी की भी लगती है, यूनानी की भी लगती है और सिद्ध पद्धति से भी शायद होता है। ऐसे जिलों के जितने भी जिला अस्पताल हैं वहां पे भी ये प्रयोग होते हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च और किया तो ये पता चला कि अमेरिका में कई ऐसे कैंसर इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से भी कैंसर मरीजों को उपचार किया जाता है, उनका जो एलोपैथी सिस्टम है उसके अलावा। तो हम ये इस चर्चा में ये प्रयास कर रहे हैं कि इन तीनों महानुभावों से बात करें कि ये संभव है क्या कि भविष्य में एक ऐसी पद्धति बने या ऐसा एक विचार पैदा हो कि एलोपैथी वाला जब एमबीबीएस करे कोई छात्र तो उसके चैप्टर आयुर्वेद पे भी हो, होम्योपैथी पर भी हो, नेचुरोपैथी पर भी हो, कि जब वो डॉक्टर बन के निकले तो उसके सामने जब मरीज आए तो इलाज केवल एलोपैथी से न करे, वो उसके साथ उन सब पद्धतियों से इलाज उसका कर सके जो उसकी जरूरत है। क्योंकि मरीज को केवल अपनी बीमारी से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि उसकी किस पद्धति से इलाज हो रहा है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल सोलंकी जी आपसे किया जाए। जब नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि मैंने अपनी पत्नी का 4th स्टेज का कैंसर खाने पीने से दूर कर दिया, तो आपको दिक्कत क्या हो गई?
जवाब दूं? जी। सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं विकास का, हमारे फ्रेंड शैलेश का, आपका और आपके बॉस हिमांशु जी का। आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है हिमांशु जी, बहुत तगड़ा फॉलोअप है। और मतलब इनविटेशन में आपका भी फोन आ गया, ये बहुत ही वर्क एथिक्स की स्ट्रांग जो नींव है उसको दर्शाता है। आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक कंसेप्ट की बात करूंगा। देखिए, अलग अलग ईरा होते हैं और जरूरी नहीं वो 100 साल के हों, लेकिन एक पिछले 300 साल और अगले 200 साल की हम बात करें, एक विजन की बात करें, तो एक ईरा हुआ ईरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें मैनुअल लेबर की जगह मशीन्स आ गई। उसके बाद आया ईरा ऑफ बेटर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कार, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का विकास हुआ। फिर आया ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे गणमान्य व्यक्तियों से, कृपया गूगल खोलें और उसमें सर्च करें 100 ग्राम चॉकलेट में कितने कॉकरोच अलाउड हैं। क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं, हाउ मेनी कॉकरोचेस आर अलाउड इन 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट एज पर यूएस FDA। प्लीज आप चेक करें, ये गूगल पे उपलब्ध है। और आने वाला जो समय है वो समय होगा, आने वाला काल, ईरा ऑफ सिनर्जी। मतलब मेरा जो स्ट्रेंथ है और आपका जो स्ट्रेंथ है, ये जब मिलेंगे, हम एक दूसरे में आपस में कॉम्पीट ना करें, जब मिलेंगे तो वो ईरा ऑफ सिनर्जी होगा। इस ईरा का शुरुआत हो चुका है। AI इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ईरा ऑफ सिनर्जी। और उसके बाद होगा ईरा ऑफ NI, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। वो कितने साल बाद होगा मैं प्रेडिक्ट करने में असमर्थ हूं। और फाइनल जो होगा वो होगा ईरा ऑफ विजडम, जिसको हम ब्राह्मणत्व, बौद्धत्व, मोक्ष बोलते हैं। तो सिनर्जी को समझाता हूं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जो विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं। हाँ जी, उसी पे आ रहा हूं। हाँ, लेकिन क्या है? सवाल ये था कि आपने नवजोत सिंह सिद्धू को 850 करोड़ का नोटिस भेजा, तो वो क्यों भेजा? उस सवाल का जवाब ये है कि इंफॉर्मेशन इज ओके, बस मिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। अगर किसी व्यक्ति के मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एक व्यक्ति, भारतवर्ष के एक व्यक्ति की अमूमन कीमत, वर्ड थोड़ा गलत है, हल्का है, अमूमन कीमत $100 मिलियन। एक जीवित व्यक्ति की कीमत इस धरती पे जो पैदा हुआ है उसकी अमूमन, ये आपको मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी के टेक्स्ट में मिल जाएगा, उसकी कीमत $100 मिलियन है, एक आम व्यक्ति की एवरेज। मिसेस सिद्धू का इलाज स्टेज 2 कैंसर था, उनका सर्जरी हुआ, उनका कीमो हुआ, उनका रेडियोथेरेपी हुआ। ये सारा सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उपलब्ध है। उसके बावजूद उन्होंने सस्ती लोकप्रियता और अपना खोटा सिक्का चमकाने के चक्कर में लोगों को मिस इन्फॉर्म किया। और इसके वजह से बहुत सारी जो, देखिए, काम जब होता है, जैसे आपने 6 बजे चालू किया कार्यक्रम, आपने 6 बजे प्रॉमिस किया था, 6 बजे शुरू किया, तो ये है टाइम का वैल्यू। 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेने होने से वो चीजें हल्की हो जाती। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। तो थोड़ी भीड़ भी आ जाए ना, इसलिए मैं थोड़ा लंबा बोलना चाह रहा हूं। नहीं, हमारे पास पर्याप्त भीड़ है। आप देखिए, कुर्सियां पीछे खाली नहीं बची है। नहीं, थोड़ी सी खाली है। मैं चाह रहा हूं कि आप एकदम जबरदस्त होस्ट की तरह हो। तो मैं सिनर्जी को समझाना चाहता। सिद्धू ने मिस इन्फॉर्म किया, उसके वजह से अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है। स्टेज 1 में ट्रीटमेंट, यहां बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे साथ, डॉक्टर दवे सर हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता सर हैं, वहां डॉक्टर सज्जन अग्रवाल सर हैं। हमारी मजबूरी क्या है कि पेशेंट आ रहा है, लेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत लेट आ रहा है, जब वो आइडियल ट्रीटमेंट विंडो खत्म हो चुका है। इसलिए हमें विंडो का ध्यान रखना है। स्टेज 4 में तो आदमी मर जाएगा। आपका कहना है कि उन्होंने मिसलीडिंग की, मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्म किया, और दूसरा यह है कि आपकी भ्रांति फैलाई। आपको आयुर्वेदिक को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी? हमें झूठ दिक्कत है, आयुर्वेद से दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। मैं अब आ रहा हूं। हाँ। ईरा ऑफ सिनर्जी जब बोल, आप में से किसी ने चेक किया? प्लीज बताएं। 100 ग्राम चॉकलेट में 5 कॉकरोच,
या 60 पार्ट्स ऑफ कॉकरोच यूएस एफडीए के द्वारा अलाउड है। ये आपके प्रोफेशन के लोगों ने गूगल में छाप के रखा है, लेकिन जब हमारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उसमें अभी देख रहे हैं आप बहुतायत से एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, एलर्जिक एस्थमा हो, स्किन रीजन्स हो। वो ठीक है, मैं मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं ब्रह्मवीर जी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि आयुर्वेदिक से आपको दिक्कत नहीं है? नहीं है। अगर एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेदिक की थोड़ी सी भी मात्रा के साथ में इलाज करना चाहता है, आपको उससे दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसा पाठ्यक्रम बने कि अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसमें 2 चैप्टर अगर आयुर्वेद के या होम्योपैथी के जुड़ जाते हैं या नेचुरोपैथी के जुड़ जाते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं इस चीज को आप बहुत बेसिक लेवल पे बता रहे हैं, मैं फाइनाइट लेवल पे बोलना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति की, हर पैथी की जो स्ट्रेंथ है उस पे काम किया जाए। आई एम गुड एंड वांट टू बी बेटर, इस प्रिंसिपल आई एम द बेस्ट बोलने से तो फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप इस बात से कि हो सकता है? ये होना ही चाहिए, होना चाहिए। और मैं आपको एग्जांपल देके अगले क्वेश्चन में बताऊंगा जी कि मैंने आयुर्वेद के कंसेप्ट कहां कहां आने वाले समय में, होम्योपैथी के कंसेप्ट कहां कहां बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। जी, तो सिद्धू को आपने जो नोटिस दिया उसमें से कुछ पैसा वैसा मिला आपको? नहीं मिला? नहीं, अवेटेड है अभी। उन्होंने कोई कागज वागज भेजे आपके पास? नहीं, उन्होंने सारे नोटिस लेने से रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। शुक्ला जी, आप कुछ कहने वाले थे। सिद्धू के प्रकरण में जो पहले तो इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, ब्रह्मवीर जी और आपकी पूरी टीम INH की, हरिभूमि की, बहुत बहुत मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके इस पैनल का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, मैं बहुत एडमायर करता हूं उनको, बीइंग एलोपैथी डॉक्टर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रायपुर और छत्तीसगढ़ के बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन हैं। सिद्धू वाले प्रकरण में मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी की ओर से जब उन्हें नोटिस दिया गया तो इसमें इनको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं डॉक्टर सोलंकी। इनको क्यूरियस होना था कि ये DIP डाइट क्या है, ये कैसे संभव हो सका। अगर कीमोथेरेपी से, सर्जरी से जिन चीजों का इलाज होता है या कई बार उससे संभव नहीं हो पाता, उसके बावजूद 4th स्टेज था, 2nd स्टेज था, आई डोंट नो। इन्हें मैं समझता हूं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होने के नाते इन्हें क्यूरियस होना था, जबकि ये हो गए उद्वेलित हो गए, ये बेचैन हो गए, ये अपना टेम्पर लूज कर गए। सोलंकी जी अभी भी, हाँ नहीं, अभी तो बहुत कूल है अभी, तो ऐसे उद्वेलित नहीं होना चाहिए। आप और हम सभी साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, हमको उसके तह में जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उससे उन्हें किसी प्रकार का उनके स्वास्थ्य लाभ हुआ। मैं समझता हूं कि उस दिशा में पहले सोचना चाहिए था। एक सवाल मैं विजय शंकर मिश्रा जी से भी करूंगा, एक 30 सेकंड का जवाब दे देता हूं। हरिन सर, आपने नोटिस पढ़ा नहीं, हमने उनसे सिर्फ ये मांगा था कि जो तरीके से आपने अपनी वाइफ का इलाज किया है उसका डिटेल्स हमें दे दीजिए, हम उसको सिद्धू फॉर्मूला के नाम से पेटेंट करवाएंगे और उससे न केवल आपकी वाइफ का फायदा हुआ है बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। अब वो फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करें और अगर आपकी बात झूठी है तो आप सॉरी बोल के निकल जाएं। नहीं, आपकी नोटिस का मैं उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो चीज आपने किया उसके लिए कोई बुराई नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं सारे डिटेल्स आने को, जो 850 करोड़ का जो आपने नोटिस भेजा, वो मैं समझता हूं बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बेचैनी में, उद्वेलित होकर, और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। विजय शंकर जी, ये बताइए कि वैज्ञानिकता को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या एलोपैथी की वैज्ञानिकता है वो सर्व मानते हैं कि वो तो बाकायदा प्रयोगशाला होते हैं, दवाओं का परीक्षण होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद मान्यता मिलती है। आयुर्वेदिक की वैज्ञानिकता को लेकर थोड़ा सा सवाल होता है क्योंकि पुरानी परंपरा है। आपके संदर्भ में क्या बात होती है? क्या जैसे कैंसर का ही विषय चल रहा है, आप कैंसर की बात करते हैं, होम्योपैथी में संभव है, जैसा आयुर्वेद वालों ने कह दिया कि हमने तो ये डिप डाइट हो गई या जिससे ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया? मैं इसमें यही कहूंगा कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सबकी अपनी पद्धति है, अपना तरीका है। जैसे मैं एलोपैथी के बारे में जितना आज तक मैं समझा हूं कि वो जो है त्वरित काम करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बीमारी मेंटेन, जैसे डायबिटीज है या BP, वो मेंटेन होती है, ठीक नहीं होती। एलोपैथी ठीक नहीं करती है?
एलोपैथी ठीक नहीं करती, ठीक है, मेंटेन करती है। जैसे अभी सिद्धू वाली बात भी चल रही थी, तो सिद्धू वाली अगर देखेंगे तो आज मोदी जी भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो उसको मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं, उसको बढ़ावा दें। उसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो सिद्धू ने वही कहा था कि मैंने अपनी जो वाइफ है उसको वैसे ही चीज खिलाई। आप कैंसर सेल के बारे में जब पढ़ने जाते हैं, आप पूरी थ्योरी पढ़िए, उसमें फैट अगर नहीं मिलेगा और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कैंसर सेल्स ऑलरेडी जो है वो कम होने लगते हैं, ये थ्योरी में है। तो हाँ, एक मिनट, आप बात कंप्लीट कीजिए। अगर वो सिद्धू जी भी अगर किसी चीज को कहे थे, उसी चीज को लेके कहे थे कि कैंसर कम हो रहा है, आप पूरी चीज पे पढ़ेंगे। हम सिद्धू जी को भूल जाते हैं, हम लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट और एलोपैथी ट्रीटमेंट या आपके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। देखिए, होम्योपैथी जो काम करती है, होम्योपैथी का अपना है कि वो ऑटो इम्यून डिसीज पे अधिक ध्यान देते हैं, हम लोग मेंटल सिम्टम्स को लेकर ध्यान देते हैं। और जो इसका रिसर्च है, हमारे पास रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था 20 साल 30 साल पहले जब पेशेंट नहीं थे, आज मेरे ख्याल से रायपुर में लगभग होम्योपैथी क्लिनिकों में बहुत अधिक पेशेंट है। रिलीफ है, इसलिए पेशेंट है। आपकी वैज्ञानिकता का आधार क्या है? हम रिसर्च पे अधिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रिसर्च बहुत छोटे लेवल पे हमारा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट हमें नहीं मिलता है जैसे चाहिए। क्योंकि ये आयुर्वेदिक वाले महसूस करते होंगे कि पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट एलोपैथी को रहता है, होम्योपैथी आयुर्वेदिक वाले भी समझते हैं इस चीज को। तो हमारा रिजल्ट में है, रिजल्ट हम बहुत अच्छा दे रहे हैं और रिजल्ट दिखता है आज की स्थिति में। देखिए, मैं होम्योपैथी पे जब रिसर्च कर रहा था तो उसमें एक शब्द आया, प्लेसिबो इफेक्ट। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? इसके बारे में ये कहा जाता है कि मरीज को लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन दवा असर कर रही है कि नहीं कर रही है इसके बारे में नहीं पता होता। ऐसा होता है? देखिए क्या होता है, ये जिसने भी लिखा होगा, जैसे क्या होता है कि हम एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना चालू करेंगे, तो जैसे मैं अभी चालू करूंगा। नहीं, मैं तो चाहता हूं लगाए, मुझे क्या दिक्कत? नहीं, तो फिर दूसरे पैथी पे जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो उसकी 10 कमियां हम निकाल देंगे। तो वो भी तो आपकी निकालेंगे। वो जो लिखने वाला व्यक्ति है वो पक्का दूसरे पैथी का ही होगा। हाँ जी, ठीक है जी। कुलदीप जी, प्लेसिबो इफेक्ट मतलब एक मानसिक स्थिति कि उसको दवा लेने से ठीक लग रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, बट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, साइंटिफिक एनालिसिस पे इट डजंट होल्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। ओके, है ना, इट्स जस्ट कि मैं यहाँ आया, आज आया, 1 महीने बाद आया और दोनों बार आने से यहाँ भगदड़ मची, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस टाइप की जब घटना होती है उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। अब जहां तक मतलब दोनों एक्सपर्ट्स की बात मेरे सुनने का बड़ा दुख हो रहा है कि वाई सिद्धू, और मुझे आप पे भी थोड़ा सा दुख हो रहा है, आपकी होस्टिंग पे भी, कि वाई सिद्धू इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। वो ना डॉक्टर है, लेट मी कंप्लीट। पूरे देश में वो गुगली फेंके कमेंट्री में शेरो शायरी करे, वहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टरी में हाथ लगाएगा तो हाथ टांग दोनों तोड़ेंगे सर। आपका नाम छत्तीसगढ़ देश विदेश में सिद्धू की वजह से ही हो रहा है। ना सर, वो हमारी क्वालिटी की वजह से हो रहा है, जो है हम लोग छत्तीसगढ़ में जानते हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में मेरा नाम अगर इस वजह से हो रहा है तो मैं अपना नाम चेंज करने को तैयार हूं। नहीं, बिल्कुल। सिद्धू को हम डिस्कस ना करें और मुद्दे पर रहें। सिद्धू को छोड़ दे, सिद्धू को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है ना। वो कमेंट्री में जैसे जैसे उसको लगा शेरो शायरी, वो एक किताब आपने मांगा, 8.5 रुपए वाली किताब लेके वो इतना बड़ा कमेंटेटर बन गया, तो सेम चीज वो सोचता डॉक्टरी में हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कुलदीप, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या आपको आज जाकर ये फील हो रहा है कि थोड़ा आपने नोटिस भेजने में हड़बड़ी कर दी? क्या है कि क्योंकि देखिए, आपका जो जिनाइन क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर एक मिनट, आपका जो जिनाइन क्वेश्चन था कि आप ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और सारे जो डाइट प्लान हुए हैं और जो लैब रिपोर्ट्स है वो आप भेजिए, उससे मैं सहमत हूं। वो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट को शो करता है, लेकिन उससे उन्होंने क्या किया, क्या रिजल्ट मिला या नहीं मिला, या उनका दावा सच्चा है या उनका दावा झूठा है, इसको इंतजार किए बगैर आपका 850 करोड़ की नोटिस डायरेक्ट भेजना, क्या आपने थोड़ी हड़बड़ी की? पार्शली राइट सर, हमने थोड़ी हड़बड़ी की और हमारी टीम उसके लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है। मैं पर्सनली चाहता था कि 8,500 करोड़ का, $1 बिलियन का क्लेम होना चाहिए, लेकिन आपको भेज दिया था 8,500 नहीं, लेकिन हमारी टीम ने हमको फोर्स किया कि 850 ठीक है, इससे ज्यादा मत बढ़ो, दिक्कत होगी। आपको 8,500 करोड़ का, मैं 8,500 करोड़ का दावा करने वाला था। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि अगर 10 लाइफ भी उसकी वजह से जाएगी सर, और जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। लोग जो है ना हमारे यहाँ मिसगाइड हो जाते हैं, बहुत सीधे सरल लोग होते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे सरल होते हैं, पूरे इंडिया के लोग सीधे सरल होते हैं, जो सुनते हैं उसको मानते हैं। तो ये चीजें जो है सर, क्या अब मैं आ रहा हूँ उस पे, सिद्धू का चैप्टर। अरे सर, मेरा एक छोटा सा मेरे पास एक कैलकुलेटर था, वो मेरे टाइप का था।
तो मैंने जब आपका अंक उसमें डाले कितने जीरो आएंगे तो कैलकुलेटर बंद हो गया। बोला 850 करोड़ रुपए होते भी हैं क्या? तो आपने तो नोटिस मांग लिए और आयुर्वेदिक वालों ने तो आपको 8,500 करोड़ का भेज दिया। इसमें थोड़ा सा मीडिया का भी मतलब योगदान है। हमने जो है उनसे बोला था कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू लुक अहेड, हमें आगे देखना है। वी हैव टू लुक इन द नेक्स्ट ईरा, द ईरा ऑफ सिनर्जी। और मैं उस पे एक श्लोक से जो हरेन सर को, शुक्ला जी को बहुत पसंद आएगा, आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साहो पचियो प्रभा। आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साहो पचियो प्रभा। कोई बात नहीं, आप उसका अर्थ बता दीजिए, वो तो ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे सर। भोज तेज अग्नि है, प्राण शोता देहानी हेतु का। इसका तात्पर्य यह है आयु वर्ण बल प्रभा, प्रभा मतलब बुद्धि, तेज ओज, ओज तेज कांति, ये सारा कुछ जठार अग्नि पर निर्भर है। और जठार अग्नि जब कम हो जाती है तो आदमी वृद्ध होता है, बीमार होता है और उसकी मृत्यु होती है। तो जठार अग्नि का इंटरप्रिटेशन जो चरक संहिता में ये लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इसको एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में विगत 5 साल से पढ़ के मोटिवेट हो रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो मैं उसमें एक इंटरप्रिटेशन भी बताना चाह रहा हूं जो हर किसी को यहां पर महत्वपूर्ण लगेगा। जठार अग्नि मतलब स्टमक का एसिडिटी, मेटाबॉलिज्म नहीं, जठार अग्नि का शाब्दिक अर्थ है स्टमक का एसिडिटी, हाँ, एसिड कंटेंट। हाँ, उसको हमने एक स्टेप आगे ले गए। वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी या गैस्ट्रिक एसिडिटी नहीं होके गैस्ट्रोडियोडनल मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें मोटापा आता है, हाइपरटेंशन आता है, डायबिटीज आता है, मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट के डिजीजेस, ब्रेन के स्ट्रोक्स, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। अभी इसको बोलने दीजिएगा प्लीज। इस पे ये सारा अब जो कंसेप्ट है कि डायबिटीज पैंक्रियास से रिलेटेड है, ये 10% हो गया। अब द साइट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म इस डियोडनम, इसके रिसर्च चल रहे हैं। और ये करीब करीब मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,000 साल पहले चरक संहिता में लिखा जा चुका है। देखिए, चर्चा हमने जिस तरीके से प्रारंभ की थी उसका मकसद ही यही था कि अगर एलोपैथी डॉक्टर भी अगर आयुर्वेदिक की बातें करते हैं तो क्या बुरा, हेमोपैथी की बातें करते हैं तो क्या बुरा। इस चर्चा को हम उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हरिमोहन जी, ये बताइए कि आयुर्वेदिक के ऐसी कौन सी मतलब रिसर्च है, जैसे मान लिया जाए कि आपकी वैज्ञानिकता को लेके, आपकी नैतिकता को लेके जो बातें होती हैं, जैसे सवाल यही उठाया जाता है कि आयुर्वेदिक में इलाज हो गया, जैसे अब सिद्धू को हम छोड़ चुके हैं पीछे, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैंने अपने खान पीन को ठीक करने से बीमारी ठीक कर ली, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या क्लिनिकली ट्रायल है आपके पास? आप रिसर्च करते हैं, आप दावा, किसी भी दवा का, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये करो, ये ठीक हो जाएगा, इसका हमने रिसर्च कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद और आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद एजुकेशन के मामले में आम पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं समझती और बहुत ज्यादा वहां तक वो ये आयुर्वेद के स्टूडेंट्स भी पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट के होते हैं। आयुर्वेद के इस रिसर्चेस में भी सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी और उसके पूरे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और आपके क्लिनिकल पैरामीटर्स, तो सारे पैरामीटर्स होते हैं। बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। स्टेटिस्टिकली उसको प्रूव करते हैं कि कौन सी दवा कितनी सिग्निफिकेंट रहा, उसके आधार पे एक आउटकम्स आता है कि इस बीमारी में ये दवा कितना सिग्निफिकेंट रहा है, कितना काम किया। तो आप ये कहना चाहते हैं पूरी तरह से साइंटिफिक है? साइंटिफिक है, बिल्कुल पूरी साइंटिफिक। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद लगभग सभी बीमारियों में साइकोसोमेटिक अप्रोचेस ऑफ डिजीजेस, हर बीमारी को, हर व्याधि को एक फिजिकल डिजीज के साथ साथ उसके मेंटल जो स्टेटस है उसको भी ध्यान पे रखकर चिकित्सा करते हैं। इसको मैं बहुत छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति घोस्ट, दिनेश मिश्रा सर को देखा हूं, सॉरी उनका फील्ड का है, वो टोनी और भूत प्रेत की बात करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं उनको देखता सुनता आ रहा हूं। फिर भी आप ये मान के चलिए, जो व्यक्ति आज भी
भूत के अस्तित्व को स्वीकारता है, अगर उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क भूत के अस्तित्व को स्वीकारता है तो कभी न कभी उसको भूत दिखेगा, और जब कभी भूत दिखेगा तो उसको भूत पकड़ेगा भी, दिनेश और मिश्रा जब जी भूत मना कर रहे हैं। पकड़ेगा तो वो बैगा से ही ठीक होगा। सवाल ये नहीं कि वो बैगा से, वो उसका साइंटिफिक एनालिसिस, मानसिक अवस्था है। हाँ, मानसिक अवस्था, वो उसको लगता है कि उसको जो फीवर हो रहा है, उसके जो पेट में जो दर्द हो रहा है वो भूत के कारण है। आप दवाइयां दीजिए, वो ठीक होगा, हमारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर जब तक उसको, वो जो बहुत प्रसिद्ध बैगा है सर जांजगीर का चंदवा बैगा, जब वो फूकता है तभी वो ठीक होता है, वो मानसिक अवस्था, वो मानसिक अवस्था। अवस्था। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी व्याधि को, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एक समेकित प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल, एक देखिए, इंटीग्रेटेड प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, मैं डॉक्टर विजय मिश्रा जी से यही बात करना चाहता हूं कि जैसे मानसिक स्थिति की आपने बात की, आप जब दवा देते हैं तो ऐसे कौन कौन से रोग आपके हिसाब से हैं जो न तो एलोपैथी से ठीक होते हैं, न आयुर्वेद से ठीक होते हैं, लेकिन आप ठीक कर देते हैं? मैं करीब 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे अस्थमा के केसेस हो गए, हाँ, इसके अलावा जैसे फीमेल्स की बहुत सारी डिसीज है वो हो गए। सर अभी जैसे बात कर रहे थे कि स्टमक से रिलेटेड जो भी डिसीज, स्टोन का काम बहुत अच्छा है। हाँ, स्टोन का भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और होम्योपैथी दवा का जो रिसर्च भी आज तक हुआ है वो ह्यूमन ट्रायल पे हुआ है। ह्यूमन ट्रायल, मतलब वो ये एनिमल पे नहीं करते, ह्यूमन पे ही करते हैं जितनी ड्रग प्रूविंग है। आप हमारी जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, अगर आप नेट में डाल के पढ़ेंगे तो कई साइंटिस्ट मर भी गए होम्योपैथी के ट्रायल करते करते। ठीक है, एक इस सत्र को आखिरी चरण की तरफ लेके जाते हैं हाँ। और आपसे एक एक सवाल करते हैं। अगर आपकी पद्धति को आयुर्वेद वाले पढ़ाएं या एलोपैथी में शामिल करें, आपको कोई दिक्कत है? अभी भी जो हमारे होम्योपैथी में बीएचएमएस में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें होम्योपैथी का एक सब्जेक्ट रहता है, बाकी सब एलोपैथी के पढ़ाए जाते हैं। आपके पास पहले से ही चल रहा है? हाँ, ऑलरेडी पूरे जितने सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरे एलोपैथी के ही पढ़ाए जा रहे हैं। सर्जरी, आप एलोपैथी से इलाज करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब वही पढ़ाए आप जाते हैं। एलोपैथी से इलाज भी करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमको जिसका काम करने मिला है वही करेंगे। लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन इलाज नहीं कर पाते। अब पढ़ाया जाता है, अब भारत सरकार पढ़ा रही तो पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी काम का नहीं है। देखिए, ये मैं एक चीज अपडेट करना चाहूंगा। जी। अभी सीबीएसई करिकुलम में पीसीबी, जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 11th और 12th के कोर्स में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है। ठीक है, बहुत बेसिक। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो जिंदा है उसको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए, एक अच्छी पहल है। दूसरी बात, बेसिक नॉलेज आयुर्वेद, होम्योपैथ या मॉडर्न मेडिसिन, तीनों में बेसिक सब्जेक्ट सेम हैं और करीब करीब सब्जेक्ट फॉलो कर। हम यहाँ जो आज बैठे हैं, हमारा ये विचार होना चाहिए कि इसको नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाएं। बिल्कुल। और उसके लिए मैं एक सूत्र देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन आपको तो हरिवंश जी को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। एलोपैथी भी आप संभाल रहे हैं, आयुर्वेदिक का पूरे श्लोक भी आप ही सुना दे रहे हैं। चलिए, बोलिए। कुलदीप जी बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट अग्नि के बारे में उनका जो श्लोक पढ़ा उन्होंने, अग्नि के बारे में उनकी जो जानकारी है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा और आप स्टडी करिए। निश्चित रूप से आपके फील्ड में और आपके मरीजों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है रोगा सर्वे पे मदलग्नौ। इसी का जवाब मेरे को थोड़ा टाइम दो ना। सर क्या है, कैसा करते हो? देखिए क्या हुआ, मैंने जब ऑर्नामेंटल मत बैठाओ मेरे को। कुलदीप जी से कल बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे बोलने दे। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मुझे भी बोलने दो ना थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद का एक और कंसेप्ट है जो मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पिछले विगत 25 साल में डेली उसको फील करता हूँ, और मुझे लगता है इस पे हमारी सिविल सोसाइटी एक पायलट प्रोजेक्ट बना के ऑलरेडी काम शुरू कर दे। एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जैसा रहा अन्न वैसा रहा मन, या स्वस्थ शरीर स्वस्थ भोजन। ये बेसिक कंसेप्ट है, और ये मतलब पहली कक्षा के बच्चे को भी पता है और वृद्ध व्यक्ति को भी पता है। तो इस पे हम जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से, हमारा साइनॉप्सिस तैयार हो चुका है। हम स्टडी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की डाइट में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, जिसके वजह से यहाँ पर औसत व्यक्ति जिस उम्र का है उससे ज्यादा का दिखता है। उसके अंदर काम करने की जो क्षमता है, सक्रियता है, वो थोड़ी कम होती है। चिड़चिड़ापन महिलाओं में समय से पूर्व आ जाता है। मेरी उम्र कितनी दिख रही है आपको? आप हरियाणा के हो, मैं नहीं बोल पाऊंगा।
तो इस पे हम स्टेट टू स्टेट भी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मिल्क का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। दालों का बहुत प्रभाव होता है। तो एक जो इनिशियल हमको जो एक रुझान दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि हमारा प्रोटीन कंटेंट डाइट में छत्तीसगढ़ के एवरेज औसत व्यक्ति का प्रोटीन कंटेंट 50% से भी कम है। वंस वी आर थ्रू, करीब 28 से 30 हजार पेशेंट्स का हम डाटा या लोगों का डाटा हम एक बार सरकार से सामने प्रेजेंट करके हम कुछ इस पे अपना वो दे पाएंगे। एक चीज और बोलना चाह रहा हूं कि वी आर वेरी पुअर इन, मैं यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने बैठा हूं, वहां से मैं पढ़ा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एज अ सोसाइटी, एज इंडियन सोसाइटी, जैसे होता है ना बड़े बाप का बेटा थोड़ा सा ऐसे ही हल्का होता है, उसके अंदर वो वॉरियरशिप नहीं रहती है, तो वो वाली स्थिति आज की डेट में हम सबकी है। हम डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा कलेक्शन और साइंटिफिक टेम्परामेंट में बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू यूरोप एंड हरिवंश जी, आप इस पे खत्म कर रहा हूं जी, मॉडर्न मेडिसिन पीछे है और इस पे आयुर्वेद और होम्योपैथी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है। तो सिनर्जी हम इस चीज में देखें कि हम अपनी जो वैज्ञानिक जो वैलिडेशन है अपने बातों का, जो हमारे एक्सपीरियंस का, उसको वेस्टर्न टाइप से, जैसे चाइना ने किया। आज मलेरिया में सबसे बड़ा ट्रीटमेंट आर्टिसुनेट चाइना से आया है। चाइना अपने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को बहुत यूज करता है। हाँ, क्योंकि उसने वैलिडेट किया है। हाँ। तो इस मंच से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, सारे पैथी के लोग हैं, कि हमें वैलिडेशन के प्रति और अधिक उत्साह दिखाना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो एक बात तो ये साफ हुई तीनों से बात करके, जैसे हम लोग चर्चा का प्रारंभ कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि हरिवन मोहन शुक्ला जी और कुलदीप सोलंकी जी आपस में भिड़ेंगे, लेकिन भिड़े नहीं, वो तो दोस्त हो गए। दोनों ही मान रहे हैं कि आयुर्वेद भी ठीक है, एलोपैथी भी ठीक है। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को समझने लग गए कुलदीप जी, इसलिए इस प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं है। और विजय शंकर मिश्रा जी ने तो कह ही दिया कि वो तो एलोपैथी पढ़ के ही आए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम ये कहें कि सबके तरीके अलग हैं, सबकी पद्धतियां अलग हैं, लेकिन मकसद तो सबका एक ही है। लेकिन इस मंच से एक बात ये साफ हुई कि आने वाले समय में इसे एक स्टेज और आगे ले जाने की आवश्यकता है। एलोपैथी का अगर छात्र अगर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, और सबको आगे एक और स्टेज पर पढ़ना चाहिए, ताकि जब मरीज जब उसके पास आए तो उसके पास वो ज्ञान हो कि वो उसको बीमारी से मुक्ति दिलाए, क्योंकि बीमार केवल बीमारी से मुक्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता।